हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एम जी और हमारे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो हमारी सीरीज की 7वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही होगा, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम आईपीसी के स्थान पर आए नए कानून को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। इससे पहले की 6 वीडियोज में हमने बलात्कार, छेड़छाड़, शादी संबंधी अपराध, गर्भपात, बच्चों से संबंधित अपराध और हत्या से संबंधित अपराध व उनके दंडों को समझा है। आज की यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम संगठित अपराध व उनके दंडों को समझेंगे, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 व 112 को पढ़ेंगे। इस सीरीज में आपको यह भी पता चलता रहेगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा आईपीसी की किस धारा के समान है, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर एक साधारण व्यक्ति हो जिन्हें इन मामलों का ज्ञान नहीं है, इन धाराओं को मैं बहुत ही साधारण व आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 1 के अंदर संगठित अपराध की परिभाषा बताई गई है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि संगठित अपराध होते क्या हैं। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया जाता है। यानी इसमें क्या बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, यानी किसी समूह के एक सदस्य के रूप में, सिंडिकेट की ओर से अकेले या फिर किसी सिंडिकेट है उसकी तरफ से कोई अकेला व्यक्ति कार्य करता है, या फिर संयुक्त रूप से, या फिर सिंडिकेट के कई सदस्य एक साथ काम करते हैं सामान्य मति से, यानी एक ही कार्य करने के उद्देश्य से वे चल रहे हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वह संगठित अपराध के अंदर आता है। जिसमें वे कौन कौन से कार्य हैं जो इसके अंदर बताए गए हैं: अपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या फिर सेवाओं का दुर्व्यापार। दुर्व्यापार यानी अवैध व्यापार इसमें बताया गया है। वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार, यानी वेश्यावृत्ति या फिर मानव का अवैध व्यापार इसके अंदर बताया गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कारित करना, वह संगठित अपराध है। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंदर वित्तीय फायदा भी शामिल है, यानी सिंडिकेट अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति को पीटता है या फिर हिंसा की धमकी देता है या फिर उसे प्रताड़ित करता है, तो यह संगठित अपराध होगा। इसको मैं एकदम साधारण शब्दों में बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। अपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति फिरौती के लिए मानव तस्करी करना। इन सभी अपराधों को करने के लिए कोई व्यक्तियों का संगठन है, उसे सिंडिकेट कहा गया है, और वे सभी सामान्य मति से कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आशा करता हूँ यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसके अंदर एक स्पष्टीकरण बताया हुआ है, वो भी हम जान लेते हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए किसी भी जारी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त हैं। इसके अंदर संगठित अपराध सिंडिकेट का अर्थ बताया गया है दो या अधिक व्यक्ति मिलकर जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में अकेले या संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं और वे कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो वह जो गिरोह होगा वह संगठित अपराध सिंडिकेट कहलाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 1 के अंदर संगठित अपराध की परिभाषा दी गई है। इसके पश्चात हम जान लेते हैं कि इस अपराध को करने के क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया वह भी हम जान लेते हैं। जो कोई संगठित अपराध करेगा, जो भी कोई संगठित अपराध करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, यानी कोई संगठित अपराध करते हुए किसी गिरोह द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में उस गिरोह के सदस्यों को मृत्यु या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और उन्हें जुर्माना भी देना होगा, और वह जुर्माना 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। अगर आप संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध, जमानती या फिर अजमानती अपराध या फिर पावर ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इस सीरीज के पहले की 6 वीडियो हैं वह भी आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट है उस पर भी देख सकते हैं। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि बीएनएस की धारा 111 के सबसेक्शन 2 के अंदर ख पार्ट में क्या बताया गया है। ख के अंदर बताया गया है किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा
जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। इसे मैं बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सब सेक्शन 2 के अंदर जो कै पार्ट है उसके अंदर बताया गया है कि अगर संगठित अपराध करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, उसके लिए मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित होगा। और उसके अलावा जो अन्य जो बच जाते हैं वह ख के अंदर बताया गया है। ख के अंदर बताया गया है कि मृत्यु कारित नहीं होती है और अन्य मामले जो भी हैं उसमें कम से कम 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी देना होगा जो 5 लाख से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सब सेक्शन 3 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई संगठित अपराध के लिए उकसाता है, प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है या जानबूझकर उसे अंजाम देने में मदद करता है या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी अन्य कार्य में शामिल होता है, यानी कोई व्यक्ति है और संगठित अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या फिर संगठित अपराध का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है या फिर संगठित अपराध के लिए षड्यंत्र रचते हैं या जानबूझकर उसे अंजाम देने में मदद करता है या संगठित अपराध की तैयारी करने के लिए उसे शामिल करता है, तो इस अपराध के लिए कम से कम 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। उसे जुर्माना भी देना होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। इसके पश्चात हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बताया गया है। जो भी व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध गिरोह का सदस्य है, यानी कोई भी व्यक्ति है और वह संगठित अपराध का गिरोह है, उसका सदस्य है, सदस्य होने पर भी उसे दंडित किया जाएगा। इस अपराध के लिए उसे 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा जो 5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात आगे की धारा को हम पढ़ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सब सेक्शन 5 में क्या बताया गया है। जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा जिसने संगठित अपराध किया हो, बशर्ते कि यह उपधारा ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण दी जाए या छिपाया जाए। इसे मैं साधारण शब्दों में बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है। जब कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है और वह भागकर छिप जाता है तो जो व्यक्ति उसे छिपाएगा उसके लिए इसमें बताया गया है, बशर्ते कि उसे दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराधी का पति हो या फिर पत्नी हो। इस अपराध के लिए कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और कम से कम 5 लाख तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। इसे आप समझ गए होंगे। पति या फिर पत्नी के अलावा जो भी किसी अपराधी को छुपाएगा उसे इस दंड से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 6 के अंदर क्या बताया गया है। जो कोई संगठित अपराध के कमीशन से प्राप्त या किसी संगठित अपराध की आय से प्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, यानी किसी संगठित अपराध के परिणाम स्वरूप पाई हुई किसी राशि या फिर उस कोई धन या फिर कोई जमीन पर कब्जा रखता है या फिर संगठित अपराध से अर्जित किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा जो 2 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। यह आप समझ गए होंगे। फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कोई संगठित अपराध करता है और उसके द्वारा जो उसे धनराशि अर्जित होती है या फिर कोई संपत्ति अर्जित होती है वह उस पर कब्जा रखता है तो उसे इस दंड से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के सबसेक्शन 7 के अंदर क्या बताया गया है। यदि किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास ऐसी चल या अचल संपत्ति है या रही है जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, इसमें बताया गया है कि किसी संगठित अपराध गिरोह के सदस्य की ओर से कोई अन्य व्यक्ति उसका सामान या फिर उसकी चल संपत्ति या फिर अचल संपत्ति का कब्जा कोई अन्य व्यक्ति रखता है और वह व्यक्ति उस संपत्ति का हिसाब नहीं दे पाता है, तो उसे कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो सेशन न्यायालय द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। इसे मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर क्या बताया गया है। जो सबसेक्शन 6 है इसके अंदर बताया गया है कि कोई अपराधी है वह स्वयं अपनी संपत्ति स्वयं के पास रखता है, परंतु साथ में बताया गया है कि किसी संगठित अपराध का कोई सदस्य है वह अपनी संपत्ति स्वयं के पास न रखकर किसी अन्य के पास में रखता है। जो अन्य व्यक्ति है उसके पास उसका हिसाब नहीं है तो अन्य व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा,
और 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। आशा करता हूँ 111 आपको समझ में आ चुकी होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 नई जोड़ी गई है। यह पहले आईपीसी में नहीं थी। इसके पश्चात हम जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के अंदर क्या बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 में बताया गया है कि छोटे संगठित अपराध, यानी जो 111 में थे वो सभी अपराध बड़े थे जो संगठित अपराध थे, और 112 में छोटे संगठित अपराध के बारे में बताया गया है, वो उनके दंडों को बताया गया है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के सबसेक्शन 1 के अंदर छोटे संगठित अपराध की परिभाषा बताई गई है। जो कोई किसी समूह या गिरोह का सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, अनाधिकृत सट्टा या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नों की बिक्री या कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य करता है, उसे छोटा संगठित अपराध कहा जाएगा। यानी जो छोटे अपराध हैं और उन अपराधों को कोई संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है तो उसे छोटे संगठित अपराध कहा जाएगा। और उन अपराधों में ये सभी अपराध सम्मिलित हैं: चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, टिकटों की अनाधिकृत बिक्री, अनाधिकृत सट्टा या फिर जुआ, सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नों को बिक्री करना और कुछ अन्य छोटे मोटे अपराध। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसे भी हम जान लेते हैं। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए चोरी में छल से चोरी, वाहन, आवास या व्यावसायिक परिसर से चोरी, माल की चोरी, जेब कतरी, कार्ड स्विमिंग के माध्यम से चोरी, दुकान से सामान चुराना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन की चोरी शामिल है। यानी जो चोरी शब्द इसके अंदर दिया गया है उसका अर्थ बड़ी चोरी से नहीं है। आपने छोटे संगठित अपराध की परिभाषा तो समझ ली होगी। इसके पश्चात अब हम जान लेते हैं कि इसके जो दंड है वो क्या होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के सबसेक्शन 2 के अंदर छोटे संगठित अपराध का दंड दिया गया है। जो कोई छोटा संगठित अपराध करता है उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह एक संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणा किया जा सकता है। यह धारा भी नई जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और 112 नई जोड़ी गई हैं जो आईपीसी में नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा।